चलिए दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल स्टडी डोनर पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसका पूर्णांक 40 है और समय 1.5 घंटा है। इसके सभी प्रश्न वैकल्पिक हैं और सभी अनिवार्य हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन ए समान संस्कृति, तो इससे होती है। बी समान इतिहास, यह भी होता है। भाषा और लोक परंपरा, तो देखिए उपरोक्त सभी जो ए बी सी ऑप्शन है वो सभी होंगे, तो इसका डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से बिस्मार्क ने भूमिका निभाया, जो प्रसा के चांसलर थे। तीसरा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वैसे तो बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया, लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह था वह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो इसका उत्तर बी होगा। देखिए, इसके साथ साथ आपको जानना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं ने, जो उस किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे, दिया, और तब से ही वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगे। चौथा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन जो है वह भारत आने का मुख्य कारण यह था कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो वह नरसंहार और वहाँ की जो भारत की स्थिति थी, तो उसके संवैधानिक व्यवस्था और कार्यशैली जो है, अर्थात पहला जो ऑप्शन है यह सही है, अध्ययन करने के लिए आई हुई थी साइमन कमीशन। लेकिन इसका विरोध बहुत तेजी के साथ हुआ, क्योंकि भारत में ही लोग आए और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको जांच करने के लिए उसमें सारे लोग अंग्रेज थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और इसी आंदोलन के दौरान जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, तो सैंडर्स ने उनकी हत्या कर दी थी डंडों से मारकर। उनके सिर पर बहुत जोर का चोट लगा, जिससे उनकी मृत्यु कुछ दिनों में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है पांचवा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? देखिए दोस्तों, यहाँ प्राचीन काल का बात करता है। यह जो प्राचीन काल है, यानी कि हम 12वीं 13वीं शताब्दी और उससे भी पहले एक मार्ग था जिसको हम रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, जो भारत, चीन और अन्य देशों में को जोड़ता था, और इसी के माध्यम से अधिकतर एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अगला प्रश्न है छठा, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? देखिए दोस्तों, असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो असेंबली लाइन का सबसे पहला प्रयोग जो है वह हेनरी फोर्ड के द्वारा, अर्थात ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो फोर्ड कंपनी, जो कार की एक निर्माता कंपनी है, उसके मालिक हैं। अगला प्रश्न है, डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? देखिए, डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में आप देखेंगे, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें एक चित्र है, उसमें साफ मशीनों को दर्शाया गया है, और इससे यह पता चलता है कि यह औद्योगिकरण को दर्शाता है। आठवां प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पेनिंग जेनी जो मशीन था, जिसका बहुत तेजी के साथ लंदन की महिलाओं ने विरोध किया था, वह जो है वो कताई का काम करता था, अर्थात ए ऑप्शन। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, जो पुर्तगाल से यहाँ लेकर
आए थे। गैली क्या है? देखिए, गैली जो है वह एक धातु की फ्रेम होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए 11वां जो प्रश्न है आपका, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो कैसा बंटवारा रहता है? तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ए ऑप्शन भरना है, क्षैतिज बंटवारा होता है, क्योंकि इन तीनों के जो कार्य प्रणाली हैं, इन तीनों को एक पर डिपेंडेंट नहीं किया गया है, इनको इनसे अलग रखा गया है। और न्यायपालिका को तो बिल्कुल ही अलग रखा गया है, ताकि विधायक और जो नेता मंत्री होते हैं उनका प्रभाव न्यायपालिका पर या न्याय व्यवस्था पर ना पड़े और ना ही वे इन पर दबाव बना सके। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय संघ में इस समय है। देखिए, वर्तमान में अगर बात किया जाए, जब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर संघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो अभी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र होते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक, तो देखिए अश्वेत ए ऑप्शन में है, लेकिन यह नहीं होगा। नारीवाद आंदोलन, यह भी नहीं होगा। आपका सी जो ऑप्शन है, नागरिक अधिकार आंदोलन, तो यह नागरिक अधिकार आंदोलन जो कि उनसे संबंधित आंदोलन था। अब 14वां प्रश्न, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता अगर बोला जाए तो छुआछूत की जो बात है वह अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया। इसमें ऊंच नीच का जो भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, इसको समाप्त कर दिया गया। यह किसी संगठन या विद्यालय में नहीं होगा या कहीं भी समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक अमानवीय व्यवहार भी है दोस्तों। 15वां जो प्रश्न है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? देखिए, बामसेफ जो संगठन है वह सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो अब आरक्षण का मांग करते हैं, अपने कार्यकाल में आरक्षण का मांग करते हैं, इसी के आधार पर प्रमोशन और ये सारे चीज लेते हैं। 16वां जो प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो अगर हम राजनीतिक दलों की मान्यता का बात करें तो भारत में राजनीतिक दल को जो मान्यता प्रदान करता है वह है चुनाव आयोग, क्योंकि यह इसी का काम है, चुनाव करवाना, राजनीतिक दल को वैध ठहराना, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना। 17वां जो प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? तो क्या उत्तरदायी सरकार होती है? तो हाँ होती है। जिम्मेदार सरकार होती है? वह भी होती है। वैध सरकार? तो यह भी। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है, यानी 17वां प्रश्न का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यह सभी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें सूचना का जो अधिकार है, क्योंकि ये जो अधिकार आपको मिला है, बाकी सभी जो अधिकार दिख रहा है वो सभी भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर सूचना पाने का अधिकार मिल जाए हमें तो वह सबसे उत्तम माना जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन होगा, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यह 2005 में आया था। प्रश्न 19, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? आप लोकसभा में देखते होंगे उसमें आरक्षित नहीं होता है दोस्तों सीट, ना ही विधानसभा में होता है, लेकिन पंचायती राज में सीटें आरक्षित होती है। जैसे बहुत सारे आप जगहों पे देखते होंगे कि सिर्फ वहाँ महिला ही मुखिया बन सकती है। अभी हाल फिलहाल झारखंड में जो चुनाव हुआ है,
गांव में आप देखे होंगे कि वहां पे महिलाएं ही बहुत सारे सीटों पे चुनाव लड़ सकती हैं, पुरुष नहीं लड़ सकता है, या आम जो जनरल कास्ट का पुरुष है वो नहीं लड़ सकता है। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा जो कि नदी है उसमें उसके नष्ट होने और उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए मेधा पाटकर ने एक आंदोलन चलाया था, और इसी आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मेधा पाटकर। देखिए दोस्तों, अब यह जो प्रश्न है वह भूगोल से है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए 22वां प्रश्न है आपका, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिए जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों तो इस वाले पार्ट को अवश्य ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसी में लोग बहुत जल्दी में जैसे पढ़ते हैं किसी राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, नहीं को भूल जाते हैं और आसानी से आप महाराष्ट्र या गुजरात किसी एक को टिक करके चले जाएंगे। तो नहीं वाले प्रश्न जो होते हैं उसको विशेष रूप से ध्यान देकर हमें पढ़ना होता है, और नहीं तो फिर आपके 1 मार्क्स बहुत ही आसान तरीके से कट जाएंगे। देखिए तो इसमें पूछा है किस राज्य में नहीं है, तो गुजरात में तो होता ही है, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए काली मृदा जो है वो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में होती है, लेकिन क्या राजस्थान में होती है? देखिए राजस्थान में जो भूमि है वह रेगिस्तान है, रेगिस्तान भूमि है, रेगिस्तान अर्थात रेतीली भूमि है, तो यहां पर नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन होगा, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इनमें से पहला है वन्य जीव के आवास का विनाश। देखिए अगर आप किसी वन्य जीव के आवास को ही मिटा दीजिएगा तो क्या होगा? विविधता तो कम ही होगा। दूसरा है वन्य जीव को मारना या शिकार करना। आप मारेंगे तो भी जो विविधता है, जीवों के बीच की विविधता है, वो धीरे धीरे घटते चली जाएगी। देखिए अभी बहुत सारे जानवर या पक्षी जो हैं बहुत ही नष्ट होने के कगार पे हैं या तो नष्ट हो चुके हैं, तो वो उन जीवों को क्या अब हम नहीं देख पाते हैं और उनके साथ जो विविधता है वो नष्ट होते जा रही है। अब पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, दावानल कहने का मतलब होता है जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल भी कहते हैं। तो ये जो तीनों उपरोक्त ऑप्शन आप देख रहे हैं ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बाढ़ पर नियंत्रण, सही है। जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं होंगे तो एक से अधिक उद्देश्य के लिए किसी नदी को बांध कर बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा और वहाँ पर बाढ़ पर भी नियंत्रण पाया जाएगा। तो इसमें बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा सिंचाई की सुविधा, तो जब बांध बनेगा तो नहर भी बनेगा और उससे सिंचाई भी होगा। जल विद्युत उत्पादन, तो जल विद्युत उत्पादन जब बांध बनता है या जब डैम की परियोजना होती है तो उसमें डायनेमो को लगा करके जल विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो 24वां का जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न है आपका, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो आप ये जो फसल देख रहे हैं इन सब को अगर ध्यान से देखें तो रोपा जाता है। इनको रोपा जाता है कहने का मतलब एक बार लगा दिए और फिर 4-5 साल 6 साल या लंबे समय तक इनसे फल हमें मिलता है। तो ये जो फसल है वो रोपण फसलें होंगे, जो ऑप्शन सी में है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? यानी फसल ऋतु जो आपसे पूछा गया है वह 3 होती है, खरीफ, रबी और जायद।
तो आप जो धान की फसल है वो आप देखते होंगे कि जून जुलाई में यह जो धान है वह लगाया जाता है, बोया जाता है और ठंडी के दिनों में काटा जाता है। और इसी ठंडी के शुरुआत में जब काटा जाता है तो इस जो फसल है या फसल ऋतु है, इस फसल ऋतु को हम खरीफ ऋतु कहते हैं। लेकिन जो रबी फसल है यह क्या, यह धान के कटने के कुछ दिनों बाद अर्थात ठंडी में लगाई जाती है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी मार्च में काटा जाता है। जैसे कि गेहूं और जायद फसलें, तो रबी और खरीफ के बीच में जो गर्मी का सीजन आता है तो यह उस समय जो ऋतु में फसल होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज और भी अन्य बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, तो वो जायद फसल कहलाती है। चलिए 27वां प्रश्न बोलता है निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो देखिए झारखंड राज्य में जो है वह सीधा सीधा नाम आप देख रहे होंगे कि झारखंड का एक जिला बोकारो को दिखाया गया है। तो ये जो बोकारो की खान है जो कि एक उत्तम क्वालिटी की कोयले के लिए जाना जाता है, तो बोकारो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। देखिए दोस्तों, आधारभूत उद्योग जो होता है वह एक ऐसा उद्योग होता है जिस पे आधारित अन्य उद्योग होते हैं। जैसे इसमें देखें चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग पे बहुत सारे उद्योग आधारित नहीं है, लेकिन लौह इस्पात उद्योग जो दिया है आपका बी ऑप्शन में, यह सही होगा, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो है वो गाड़ी वाहनों का निर्माण में या अन्य बहुत सारी चीज बनाए जाते हैं, हथियार हो गया या अलग अलग तरह के इस लौह इस्पात उद्योग पे ही बहुत सारे उद्योग आधारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, लौह इस्पात उद्योग। अगला जो प्रश्न है 29, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है। तो आप देखेंगे 1 लीटर जो प्रदूषित कचरा निकलता है किसी फैक्ट्री से या किसी कारखाने से, और जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो यह जो है लगभग 8 गुना, पूरी तरह तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन 8 गुना जल को दूषित कर देता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है 30वां, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, फिर से प्रश्न वैसे ही है, सत्य नहीं बोला है, असत्य है। कौन है जो असत्य है? तो सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, पहला ऑप्शन। तो हाँ, सड़क जो है आपके घर घर तक जाती है। बी, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। तो हाँ बिल्कुल, पहाड़ पे भी सड़कें बनाई हुई होती है और समतल जो मैदानी हिस्से होते हैं उनमें भी सड़कें बनाई जाती है। और सी ऑप्शन है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करती है। तो हाँ बिल्कुल कड़ी का कार्य करती है। दोस्तों, अगर आपको स्टेशन जाना तो आप किसके माध्यम से जाएंगे? सड़क के माध्यम से ही जाएंगे। या एयरपोर्ट जाना है या कहीं भी जाना है तो सड़क एक माध्यम बनती है। अगला जो ऑप्शन है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। देखिए, रेलवे लाइन को बिछाने में सड़क के निर्माण से बहुत अधिक खर्च लगता है। तो यह जो ऑप्शन है वह असत्य है, या आप कह सकते हैं कि यह गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 31वां, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है यह कई आधारों को मानकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है कि कोई देश कैसा है, विकसित है, विकासशील है या निम्न विकसित है। तो उसमें मुख्य रूप से जो आधार होता है वह सबसे पहला आधार शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। तो इन तीनों को मान करके किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला 32वां जो प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो भावी पीढ़ी कहने का मतलब जो आपके बाद जो जनरेशन, अगला जो पीढ़ी आने वाला है वह भावी पीढ़ी है। तो यह भावी पीढ़ी जो है इसके कल्याण के लिए कौन
भाषित करता है। तो आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक विकास करने से उसको क्या लाभ होगा, उसको पूरी तरह से अगली पीढ़ी को लाभ नहीं होगा। समृद्धि करेंगे तो भी उतना विकास उस या उनके तक यह चीज़ नहीं पहुंचेगी। अगर धारणीय विकास करें, दैट मीन्स कि सतत पोषणीय विकास करें जो लंबे समय तक चले और बचाव करके किसी चीज़ का हम उपयोग करें, तो यह जो है वो अगले पीढ़ी तक पहुंचेगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वह सही है। प्रश्न 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो यह सेवा दे रही है तो तृतीयक क्षेत्र में होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ही बदला जा चुका है, किस क्षेत्रक की गतिविधियों में संलग्न है। तो क्षेत्रक जो है वह संगठित असंगठित है। तो आप देखेंगे कि सरकारी अस्पताल अगर बात कर रहा है तो वो सरकार के नियमों के आधार पर चलता है, जिसको कि हम संगठित में रखते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट क्षेत्र में काम करती तो असंगठित क्षेत्र में हम इसको रखते। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 34वां प्रश्न, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र, जैसे अभी हमने बात किया कि 3 तरह के क्षेत्र हैं, पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह वे लोग हैं जो सीधा प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त संसाधन है उन पे निर्भर होते हैं, उनको बेच करके ही अपना जीवन पालन करते हैं। जैसे पहला ए जो ऑप्शन है वह कृषि, डेयरी, मछली पालन यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। और दूसरा चीनी, गुड़, ईंट बनाना। तो देखिए मेकिंग यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वह सेकेंडरी सेक्टर है। और थर्ड जो है परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो सेवा देने का काम जो करती है वह सी ऑप्शन है, और इसको थर्ड बोलते हैं तृतीयक, यानी तीसरा क्षेत्र यह कहलाता है। तो आपका परिवहन, संचार, बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न 35वां, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? देखो वस्तु विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है दोस्तों आदान प्रदान, यानी एक वस्तु लीजिए और दूसरा वस्तु दीजिए। जैसे बचपन में आप लोग भी कभी देखे होंगे गांव में या कहीं पे भी आजकल लोग आते हैं और इसके कोई एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देते हैं हम लोगों को। तो यह जो एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु मिल रहा है, तो यह जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को दर्शाता है। इसमें ए ऑप्शन है गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, तो बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन वस्तु विनिमय के जगह मुद्रा विनिमय की अगर बात करता तो बी ऑप्शन, एक गाय को 10,000 में बेचना, तो यह एक मुद्रा विनिमय है। तो इसी प्रकार चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36वां, व्यापारिक बैंक से के क्या कार्य हैं? तो व्यापारिक बैंक के अगर कार्य बोला जाए तो क्या क्या है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है साख का निर्माण, तो हाँ क्रेडिट को वो निर्माण करता है, साख का निर्माण करता है, पहला सही है। दूसरा ऋण देना, तो हाँ बिल्कुल ऋण भी देता है। जमा स्वीकार करना, तो हाँ वो पैसे को जमा भी करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी, तो ये सभी कार्य व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। अगला जो प्रश्न है 37वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें बोला है बहुराष्ट्रीय, यानी एक से अधिक राष्ट्र में जो कंपनियां अपना वर्चस्व रखती है और अलग अलग देशों में कार्य करती है, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर जो है एक से अधिक, यानी सी ऑप्शन होगा। देखिए फोर्ड अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, फोर्ड दोबारा इस प्रश्न 38 में आ गए हैं। बोलता है प्रश्न, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो यह जो फोर्ड मोटर है वह किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? देखिए दोस्तों हॉलमार्क जो है वह आभूषण, किसमें? आभूषण
आभूषण की जो गुणवत्ता होती है उसके लिए हॉलमार्क का चिन्ह, इस तरह का चिन्ह उसमें लगा हुआ रहता है ऐसे करके। और बाकी जो देख रहे हैं खाद्य तेल, तो फसाई FSSI के तहत इसको रखा जाता है। हेलमेट तो AISI इस तरह से बना हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सभी जो चिन्ह हैं वह उनके गुणवत्ता को, सरकारी गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। और आभूषण जैसे सोना चांदी, जब भी आप खरीदने जाइएगा, सोने का कोई गहना खरीदेंगे तो उसके पीछे एक छोटा सा हॉलमार्क बना होता है, उसे देखकर ही अवश्य आप भी खरीदेंगे। आपका इस सेट का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर अर्थात बी ऑप्शन 24 दिसंबर को दर्शाया जाता है या मनाया जाता है। तो आज का यह जो सामाजिक विज्ञान का हमारा सेट है वह समाप्त हुआ। और अगर आप जैक के मॉडल पेपर क्लास 10 और 12 के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए